हाँ जी। तो देखो अपन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। एबीसी लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2015-16, ठीक है ना। तो एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 2015-16 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसने एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 1 अप्रैल 2024 को 10 लाख की। अच्छा, द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 2024 24-25 बिफोर अलाउिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट टू न्यू प्लांट एंड मशीनरीज 20 लाख। बेसिकली मेरी जो है टोटल इनकम दे रखी है 20 लाख की, तो मुझे कह रखा है कि भाई अभी तक मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा। अच्छा, इट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर कंसेशन रेट अंडर 115 BAA एंड BAB सो फार। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट उसका टर्नओवर जो है, टर्नओवर कितना दे रखा है 350 करोड़ दे रखा है, देयरफॉर 25% टैक्स रेट लगेगी। अच्छा, इधर 115 BAB कर लेना, ठीक है ना, 115 BAB। 20 लाख का मेरा जो है क्या है टोटल इनकम है, इसमें से मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। तो 10 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है, 20% मिलता है। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख हो गया। 10 लाख का 20% इज 2 लाख। सो बेसिकली टोटल इनकम विल बी 20 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो जाएगा 18 लाख। 18 लाख का 25% 4,50,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी 4,68,000 की। तो 4,68,000 की बेसिकली मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। इनकेस अगर अपन जो है 115 BAA ऑप्ट करते हैं तो उस केस में जो है मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी वो चेक करते हैं अपन। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर 115 BAA। अच्छा, 115 BAB अपन ले नहीं सकते, 115 BAB आप ले नहीं सकते क्योंकि अगर आपको 115 BAB लेना होता है तो आपको कब एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन, आपको जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा कब, इनकॉर्पोरेशन ईयर में, जब आप क्या कर रहे हो फर्स्ट ROI फाइल कर रहे हो। तो इस केस में जो है 115 BAB तो आपको मिलेगा नहीं, बचा क्या 115 BAA। तो 115 BAA में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 20 लाख। तो 20 लाख का 22% प्लस 10% चार्ज कंपलसरी लगता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी अंडर 115 BAA विल बी 5,03,360। तो अब मुझे बताओ कि भाई आप जो है रेगुलर प्रोविजंस में टैक्स पे करना चाहोगे या फिर 115 BAA में, तो आप जो है बेसिकली रेगुलर प्रोविजंस में टैक्स पे करना चाहोगे क्योंकि टैक्स लायबिलिटी इज लोअर। तो बेसिकली मुझे जो है 4,68,000 का क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, डन। So this was all about question number 1. Now question number 2. XYZ Limited is engaged in the manufacture of textiles since 2009. A statement of P&L account shows a profit of 700 lakh after the debit and credit of the following items. अच्छा, मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये कह रहा है कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर मैट एंड इग्नोर 115 BAA। मतलब बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मुझे जो है टोटल इनकम निकालनी है एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टर्नओवर दे रखा है मुझे 405 करोड़ का, विच मीन्स मुझे जो है 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा जो है सबसे पहले P&L अकाउंट कितना बता रखा है 700 लाख, 700 लाख जो है मेरा प्रॉफिट है, देखो ये आ गया 700 लाख जो है मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब अपन जो है बेसिकली एक एक आइटम का ट्रीटमेंट करते चलते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी से दे रखा है 50 लाख का, क्या होगा ऐड कर देंगे अपन। तो 50 लाख का डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली मैंने ऐड कर दिया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू EPF है 2 लाख का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख का। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख। फॉर द मंथ ऑफ मार्च हमने कब रेमिट करा, 30 जून तक रेमिट करा। सो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली अगर आप ROI की ड्यू डेट तक भर देते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अगले महीने की ड्यू डेट तक आपको जमा कराना रहता है। अगर आपने अगले महीने की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया तो पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड। तो ये जो 2 लाख का खर्चा है, जो 2 लाख का क्या है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मार्च का आपने जो है जून में जमा कराया है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 लाख है पूरा का पूरा डिसला हो जाएगा, आपकी जो है इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो ये रहा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2 लाख हमने क्या करा, ऐड कर दिया, डन। फिर देखो क्या दे रखा है, कंपनी अपेंडेड अ नोट्स टू इट्स इनकम स्टेटमेंट दैट इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑफ 2.5 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड क्रेडिटेड द सेम टू द P&L अकाउंट। तो बेसिकली कंपनी को जो है गवर्नमेंट से क्या मिली थी, कोई कंसेशन मिला था, ठीक है, कंपनी ने जो है उसको P&L में क्रेडिट कर रखा है। ऑफ कोर्स P&L में क्रेडिट होना चाहिए था, इनकम है, तो क्या कोई एडजस्टमेंट होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 25 lakh being sum estimated as payable to the workers based on the agreement to be entered with the workers union towards periodic wage revision once in 3 years. The provision is based on fair estimation. तो अपन ने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है, अनसर्टेन प्रोविजन नहीं है, फेयर एस्टिमेट प्रोविजन बनाया है। तो ये जो 25 लाख का प्रोविजन बनाया है अलाउ करा जाएगा, डिसअलाउ नहीं होगा। द कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 10% टूवर्ड्स डेटर, ठीक है ना, ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आपको अलाउ नहीं करा जाता। सो आपके डेटर्स कितने के हैं, डेटर से 200 लाख के, तो 200 लाख का 10% कितना हो गया, 20 लाख हो गया। तो 20 लाख का आपने प्रोविजन बनाया है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखो 20 लाख का प्रोविजन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। 20 लाख का जो है प्रोविजन आपने एड बैक कर दिया। अ डेटर हु ओड द कंपनी एन अमाउंट ऑफ 40 लाख वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हैज वाज रिटन ऑफ।
तो बेसिकली एक डेटर जो है क्या हुआ, बेड डेट हो गया 40 लाख का, आपने क्या करा है उसको डेबिट कर दिया पीएनएल में, बिल्कुल डेबिट होना चाहिए था, आपको बेड डेट मिलना चाहिए था, आपने डेबिट कर रखा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, sundry creditors include an amount of 50 lakh payable to A and company towards the supply of raw materials which remain unpaid due to quality issues. An agreement has been made as on 31st of March 2025. Settle the amount at a discount of 75% of the outstanding. The amount so waived is credited to the P&L account. तो क्रेडिटर्स ने आपको कोई डिस्काउंट दिया था, ठीक है ना, क्रेडिटर्स ने आपको क्या करा था, कोई डिस्काउंट दिया था, तो बेसिकली सेक्शन 41(1) में आपकी क्या है, ये रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी है, तो उस केस में ये जो आपकी लाइबिलिटी है, जो बेसिकली आपका डिस्काउंट है, पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्या कर रखा है, पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, तो कोई ट्रीटमेंट होगा क्या, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड, opening and closing stock for the year ended were 200 lakh and 255 lakh respectively. अच्छा, they are overvalued by 10%, ठीक है ना, they are overvalued by 10%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई नेट क्लोजिंग स्टॉक, भाई मेरा क्या है, नेट क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, 200 का ओपनिंग स्टॉक है, 255 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, आपका नेट क्लोजिंग स्टॉक हुआ 55 लाख का। तो आपको जो 55 लाख है ये 10% से क्या है, ये जो बेसिकली 10% से ओवरलोडेड है, मतलब ये बेसिकली 10% के बराबर है, इसको 100% पे लेके आएंगे। तो 55 डिवाइड बाय अगर मैं 10% करूँ तो 55 डिवाइड बाय 110% करोगे तो आपका आएगा 50, मतलब 5 रुपीज से क्या है, ये ओवर वैल्यूड है, तो 5 लाख से क्या है, ये ओवर वैल्यूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा 5 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट जो है 5 लाख से बढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख से लेस कर दूंगा। तो देखो क्या करोगे आप, 5 लाख को जो है लेस करोगे, 5 लाख को देखो मैंने क्या करा, लेस करा, ये रहा मेरा 5 लाख को मैंने जो है बेसिकली लेस करा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, मैंने आपको ये बताया कि भाई आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 200 लाख का, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 255 लाख का, मतलब आपका नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 55 लाख हो गया। 55 लाख जो है बेसिकली 110% के बराबर है, मतलब 110% के बराबर है, इसको मैं क्या करूंगा 100% पे लेके आऊंगा, तो 100% कितना होता है, 50 लाख होता है। इसका मतलब ये कि भाई नेट क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख से बढ़ा हुआ है। अच्छा, 5 लाख से बढ़ा हुआ है, क्या मतलब क्या हुआ कि भाई आपका प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ा हुआ है, तो मैंने क्या करा, 5 लाख से जो है प्रॉफिट को कम कर दिया। इजी बेसिक मैथ है ये। अच्छा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन 500 लाख है, एक्चुअल ग्रेचुटी पेबल डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट कितना है, 300 लाख है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने क्या करा है, 500 का जो है प्रोविजन बना रखा है, और एक्चुअल में आपने ग्रेचुटी पे करी है 300, तो आपने जो है डेबिट कर रखा है, मतलब पीएनएल को जो है 500 से डेबिट कर रखा है, होना कितने से चाहिए था, 300 से, तो जो 200 का डिफरेंस है क्या होगा, बेसिकली आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो 200 का जो डिफरेंस है ओपन क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, तो 200 लाख का मैंने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्या करा, ऐड कर दिया। इजी। अब देखो क्या दे रखा है, कमीशन ऑफ 1 लाख पेड टू द रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड रेमिटेड एज पर टीडीएस वाला चैप्टर। तो कमीशन आपने पे करा, टीडीएस काट लिया, जमा करा दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई खर्चा आपका डिसअलाउ नहीं होगा। द कंपनी हैज परचेज्ड 500 tons of industrial paper as packing material at a price of 30,000 per ton from PQR, a firm in which majority of the directors are partners। तो बेसिकली आपने रिलेटेड पर्सन से ज्यादा प्राइस पे क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, सेक्शन 40A(2) में क्या होगा, खर्चा डिसअलाउ होगा। अच्छा, आपने जो है 500 टन परचेज कर रखा है 30,000 पर टन पे, लेकिन जो है नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है मार्केट में, 28,000 पर टन है, मतलब 2,000 पर टन से आपने क्या कर रखा है, अपना जो खर्चा है वो ज्यादा बुक कर रखा है। तो 500 इंटू 2,000 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। सो बेसिकली आपने जो है 10 लाख से पीएनएल को ज्यादा डेबिट कर रखा है, अपन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, 10 लाख से आपको जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे। तो देखो मैंने क्या करा, 10 लाख से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या करा, इंक्रीज कर दिया, 10 लाख आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, देयर वाज एन एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी टू 50 lakh as on 10th of June 2024 which was used for more than 180 days. Additional depreciation has not been adjusted in the books। तो अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे, 50 लाख का 20% करो कितना आता है, 50 लाख का 20% करोगे तो 10 लाख का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है, 80 लाख है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80 लाख प्लस 10 लाख 90 लाख। देखो ये रहा मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये रहा मेरा 80 लाख का नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया 80 लाख का, 10 लाख का मेरा क्या हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, जो बेसिकली आप लेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। द कंपनी हैज क्रेडिटेड अ सब कॉन्ट्रैक्टर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख ऑन 31st of March 2024 टुवर्ड्स द रिपेयरिंग अ मशीनरी कंपोनेंट। सो बेसिकली प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, करंट प्रीवियस ईयर मेरा क्या चल रहा है, 24-25, और ये किस प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 23-24, मतलब पिछले साल में मैंने जो है 10 लाख का क्या करा था, पेमेंट कर दिया था, लेकिन टीडीएस नहीं काटा था। देखो क्या दे रखा है, टीडीएस काट के मैंने जमा कब कराया था, द टैक्स सो डिडक्टेड वाज रेमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब पिछले साल जो है 30% खर्चा डिसअलाउ हो गया होगा। करंट में मैंने क्या करा, करंट में मैंने जो है टीडीएस जमा करा दिया, तो करंट में 30% खर्चा मुझे वापस अलाउ कर दिया जाएगा। तो 10 लाख का 30% इज 3 लाख, तो 3 लाख का जो खर्चा है वो करंट में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो 3 लाख का जो खर्चा है, देखो ये रहा 3 लाख का जो पेमेंट है वो करंट में जो है मुझे एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। ओके डन।
अब देखो क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट। द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख एस जीएसटी फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, तो कंपनी ने जो है कस्टमर से 7 लाख का जीएसटी कलेक्ट करा, सरकार को पेमेंट कर दिया। हाउएवर ऑन एन अपील मेड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू रिफंड 3 लाख टू द कंपनी। कंपनी को जो है 3 लाख का रिफंड मिला। द कंपनी इन रिटर्न रिफंडेड 2 लाख टू द कस्टमर्स। 3 लाख का रिफंड मिला कंपनी को। कंपनी ने क्या करा, 2 लाख रिटर्न कर दिए कस्टमर को। 1 लाख उसके पास पड़ा है, तो जो 1 लाख उसके पास पड़ा है वो कंपनी की क्या हो गई, इनकम हो गई। कंपनी ने क्या कर रखा है, उसको अंडर द करंट लायबिलिटी शो कर रखा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई आपकी क्या है, इनकम है। इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल में ऐड करना पड़ेगा। तो 1 लाख क्या होगा, 1 लाख बेसिकली आपकी जो है पीएल में ऐड कर दिया जाएगा। 1 लाख जो है आपकी पीएल में ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पर अपने सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो देखो ये क्या था अपना, ये बेसिकली अपना 700 लाख था, इसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट्स करे, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद मेरा अमाउंट कितना निकल के आया, 9 करोड़ 83 लाख। फिर मैंने क्या करा, ये अच्छा ये वाला पेज काट देना, ये वाला पेज जो है दो दो बार प्रिंट हो चुका है। ये वाला पेज जो है क्या हुआ है, दो दो बार प्रिंट हो चुका है। तो देखो डेप्रिसिएशन से चालू हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, तो ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, इसको काट देना, ये दो दो बार क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। तो अपन पहुंचे थे 9 करोड़ 83 लाख में से। इसमें क्या करेंगे, अपन ने लेस वाले सारे आइटम्स लेस करे। मैं क्या करूंगा, लेस वाले सारे आइटम्स लेस करूंगा, तो आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आएगी, 8 करोड़ 85 लाख। 8 करोड़ 85 लाख की आपकी टोटल इनकम निकल के आई। इस पर आप 30% टैक्स पे करोगे। क्या करेंगे अपन, 30% टैक्स पे करेंगे, क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो 7% सरचार्ज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो मेरी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी 2 करोड़ 95 लाख 44,840 की। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना डन। आसान क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन है ये ऑफकोर्स। ठीक है, बस ये है कि भाई छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो बेसिकली आज अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पारिक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ होटल ऑफ 3 स्टार कैटेगरी। अच्छा, कंपनी का पीएनएल अकाउंट में बता रखा है कि भाई प्रॉफिट है 152 लैक्स का आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। और मुझे आखिरी में क्या बोल रहा है, टोटल इनकम निकालो कंपनी की, इंडिकेटिंग द रीजन फॉर ईच आइटम, अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35 AD। तो 35 AD का डिडक्शन कंपनी नहीं ले रही है। नॉर करना प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैट एंड प्रोविजंस ऑफ 115 BAA। देखो ये रही अपनी टोटल इनकम, प्रॉफिट आ गया मेरा कितना, 152 लैक्स का। अब एक एक करके अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आपने 25,000 का पेमेंट करा है और 30,000 का पेमेंट करा है, कैश में पेमेंट करा है। ठीक है ना, कैश में पेमेंट करा है 3 दिसंबर को और 10 दिसंबर को रिस्पेक्टिवली फॉर द परचेज ऑफ रॉ कॉर्न टू मिस्टर राजा एंड एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, एंड मिस्टर खालिद अ स्पाइस ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ मसाला फॉर द कॉर्न प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने जो है रॉ कॉर्न परचेज करा है, किससे, आपने रॉ कॉर्न परचेज करा है मिस्टर राजा एंड एग्रीकल्चरिस्ट से। और फिर ये कह रहा है कि भाई आपने 3 दिसंबर को 30,000 का, आपने जो है 3 दिसंबर को 30,000 का जो है क्या करा है, परचेज करा है कैश में, इसे स्पाइस ट्रेडर से। तो आपने जो है रूल 6DD पढ़ रखा है पीजीबीपी में। वहाँ पर अपन ये देखते हैं कि भाई अगर आप क्या करते हो, एग्रीकल्चरिस्ट से डायरेक्ट परचेज करते हो, एग्रीकल्चरिस्ट से डायरेक्ट परचेज करते हो, तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। देखो ये जो मिस्टर राजा का पेमेंट है कैश में, ये तो अलाउड हो जाएगा। आपने जो है 10,000 से ज़्यादा जो है क्या करा है, एक्सेस में पेमेंट करा है कैश में, ये तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये 30,000 का डिसला हो जाएगा, क्योंकि ये कौन है, स्पाइस ट्रेडर है। तो देखो आ जाओ, ये रहा। अपन क्या करेंगे, 30,000 अपन जो है बेसिकली 30,000 को क्या कर देंगे, एडबैक कर देंगे। 30,000 जो है अपना क्या हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा। और बाकी जो 25,000 अपने किसको कराए, फार्मर को कराए, एग्रीकल्चरिस्ट को कराए, वो रूल 6DD में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, देयरफॉर उसका डिसअलाउंस नहीं होगा। डन, इजी। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, contribution towards the employee pension scheme notified by the central government under the 80CCD for a sum of 3 lakh calculated at 14%, calculated at 20%, 20%, 12% of the aggregate of basic salary and DA। तो अमेंडमेंट आ चुका है, ठीक है ना। अमेंडमेंट के बेसिस पे ये जो है 14% तक अलाउड होता है। आपने 12% कर रखा है, पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा अलाउ करा जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने 3 लाख का पेमेंट कर रखा है, कहाँ पर, 3 लाख का जो है आपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और ये 12% के बराबर है। अमेंडमेंट के बेसिस पे 14% तक अलाउड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसका अपन जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर जो है आ जाएगा नील। तो अगर आपके क्वेश्चन बैंक में ये एरर है, ठीक है ना, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में एरर है, तो 50,000 को क्या करना, 50,000 को काट के जो है क्या कर देना, नील कर देना। 50,000 को जो है काट के क्या करना, नील कर देना। अकॉर्डिंगली आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो देखो ये चेंज कर लेना, ये वाला पॉइंट चेंज कर लेना, उसके बाद ये वाला पॉइंट चेंज कर लेना, वीडियो को पॉज करके जो है ये चेंजेस कर देना, और लास्ट में जो है आखिरी में आंसर चेंज हो जाएगा, दिस एंड दीज फिगर्स। ठीक है, डन। तो अगर ये थोड़े से एरर्स हैं आपकी बुक में, तो इसको चेंज कर लेना, और अगर आपकी बुक में चेंजेस हो चुके हैं, तो फिर आपको जो है क्या करना है, इसको इग्नोर मानना है। ठीक है, तो पहले अमेंडमेंट के बेसिस पे पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है 10% तक अलाउ किया जाता था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ चुका है, अमेंडमेंट के बेसिस पे 14% तक अलाउड होता है। तो बेसिकली ये 50,000 की जगह कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है,
पेमेंट ऑफ 6.5 लाख टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स प्रोक्योर्ड बाय वन ऑफ इट्स होटल्स टू मैसर्स बंसल ट्रांसपोर्ट अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द डिडक्शन ऑफ टीडीएस। आपने टीडीएस नहीं काटा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, द फर्म ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 AE एंड फर्निश द डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट, इट आल्सो फर्निश दिस पैन। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई 194 सी में आपको टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन आपको 194 सी में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास अप टू 10 व्हीकल्स हैं, अप टू क्या है 10 व्हीकल्स है, और उसने आपको जो है क्या करा है, उसने आपको जो है एक डिक्लेरेशन फर्निश करा है, तो जो है उसने जो है आपको एक डिक्लेरेशन फर्निश करा है एंड अपना क्या है पेन वैन भी फर्निश कर दिया। तो बेसिकली आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इधर आपने टीडीएस नहीं काटा है, देयरफॉर आपको जो है डिसअलाउंस नहीं होगा। तो देखो ये रहा आपका जो है बेसिकली डिसअलाउंस नहीं होगा, इधर कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो अपन ने पेमेंट करा है ट्रांसपोर्टर को, इस पे जो है भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, आपने टीडीएस नहीं काटा, देयरफॉर कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा। अब देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ 12 लाख ऑन द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड टू अभिमन्यु लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, द एंटायर शेयर्स ऑफ विच आर हेल्ड बाय द एसएससी कंपनी। आपने अपनी 100% सब्सिडी कंपनी को क्या करा है, कोई एसेट बेचा है, 12 लाख का क्या है प्रॉफिट है, तो अपन क्या करेंगे पीजीवीपी में से तो लेस कर देंगे। तो अपन जो है क्या कर रहे हैं पीजीवीपी की इनकम निकाल रहे हैं, तो वहाँ से 12 लाख तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, 12 लाख में क्या करूँगा लेस कर दूंगा। और कैप गेन्स के अंदर ये टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि इसको जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता, सेक्शन 47 में इसको जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो आपके कैप गेन्स होंगे नील, आपके जो है कैप गेन्स हो जाएंगे कितने नील। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2.5 लाख टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द यूज ऑफ अमाउंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो बेसिकली आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन करा है, 100% अलाउ कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Expense of 10 lakh on foreign travel of two directors for a collaboration agreement with a foreign company for a BV project to be set up. The negotiation did not succeed and the project was abandoned. तो आपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए क्या करा है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर करा है, तो ये जो नए प्रोजेक्ट के लिए खर्चा है, और ये प्रोजेक्ट क्या हो गया अबेंडन हो गया, ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली अबेंडन हो गया, तो ये खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अपन ने पीजीपी चैप्टर में देख भी रखा था। ये जो 10 लाख का खर्चा है, ये जो 10 लाख का खर्चा है क्या हो जाएगा आपको वापस एड बैक कर दिया जाएगा। देखो क्या दे रखा है, वेयर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो कोई नया प्रोजेक्ट है एंड वो अबेंडन हो जाता है विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट, जो नया प्रोजेक्ट है वो अबेंडन हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको अपन कैपिटल नेचर का खर्चा बोलते हैं, और जो है बेसिकली आपको अलाउ नहीं किया जाता है। ये अपन ने पीजीपी के नोट्स में भी देखा था। देयरफॉर 10 लाख अपन ने क्या करा ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, आपने जो है फीस पे करी है 1 लाख की टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो 194 जे में आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो क्या होगा पूरा का पूरा जो खर्चा है वो पूरा का पूरा खर्चा डिसलाउ नहीं होगा, 30% खर्चा क्या हो जाएगा डिसलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा है आपने जो है डायरेक्टर्स को पेमेंट करा है। देखो 1 लाख का 30%, 1 लाख का 30% क्या होगा आपका बेसिकली एडबैक कर दिया जाएगा, 1 लाख का 30% आपका जो है एडबैक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया है। डेप्रिसिएशन जो है 10 लाख का है, डेप्रिसिएशन अपन 10 लाख का ऐड कर देंगे और इनकम टैक्स एक्ट वाला लेस करेंगे, तो 10 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो जाएगा 10 लाख का डेप्रिसिएशन एडबैक हो जाएगा, 10 लाख का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा एडबैक हो जाएगा। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, आगे मुझे इन्फॉर्मेशन बता रखा है कि भाई इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 15 लाख है, तो 10 लाख ऐड करके 15 लाख लेस करूँ या फिर नेट क्या करूँ 5 लाख लेस कर दूँ, एक ही बात है। तो इन लोगों ने नेट ट्रीटमेंट कर रखा होगा, देखो ये रहा इन लोगों ने जो है नेट का ट्रीटमेंट कर रखा है कि भाई लेस आइटम में इन लोगों ने जो है नेट ट्रीटमेंट कर दिया। डन। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 5 लाख। तो फॉरेन कंपनी से आपको जो है 5 लाख का डिविडेंड मिला है, आईएफओएस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, तो 5 लाख जो मेरा पीजीपी में से लेस हो जाएगा, लेस आइटम्स में से मैंने क्या करा 5 लाख को लेस करा, और मेरी जो आईएफओएस की इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है 5 लाख की मैंने इनकम दिखा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, 10 lakh being additional compensation received from the state government pursuant to an interim order of court in respect of land acquired by the state government। तो बेसिकली आपको जो है क्या मिला है कंपल्सरी एक्विजिशन पे क्या मिला है 10 लाख का कंपनसेशन मिला है। तो पीजीपी हेड में तो ये जो है टैक्सेबल होता नहीं है, कहाँ पर टैक्सेबल होता है कैबिन हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। तो मैंने 10 लाख तो क्या करा 10 लाख जो है लेस करके दिखा दिया, कहाँ से पीजीपी में से। अब ये कैबिनेंस में टैक्सेबल होगा क्या, कैबिनेंस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको कंपनसेशन मिला है ये इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे मिला है, फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे मिलता है तो क्या होता है टैक्सेबल होता है। ये अपने कैबिनेंस वाले चैप्टर में सफिशिएंटली पढ़ रखा था। तो ये जो आपका कैबिनेंस है कैबिनेंस के अंदर भी जो है टैक्सेबल नहीं होगा, कैबिनेंस के अंदर भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे नहीं मिला है, फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे नहीं मिला है, अगर फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे मिलता तो टैक्सेबल कर दिया जाता। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई डिविडेंड ऑफ 7 लाख की डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने जो है 7 लाख का क्या करा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो 80M के अंदर 80M के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है, 80M के अंदर आपको क्या मिलता है डिडक्शन मिलता है कि भाई आपने कितना रिसीव करा कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर का क्या होता है विचएवर इज लोअर का जो है आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ था कितने का 5 लाख का, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा कितने का 7 लाख का, तो विचएवर इज लोअर बोले तो 5 लाख का आपको जो है क्या मिलेगा 80M के अंदर डिडक्शन दे दिया जाएगा। देखो ये रहा 5 लाख का जो है आपको 80M के अंदर क्या मिल गया डिडक्शन मिल गया चैप्टर 6A में। तो डिडक्शन अंडर 80M इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टू द एक्सटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन बिफोर द ड्यू डेट, आपको जो है क्या मिल जाएगा उसका जो है चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, एज अ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग
द बैंक हैज कन्वर्टेड द अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख अप टू 31 मार्च 2024 इनटू अ न्यू लोन पेबल रिपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आपने क्या करा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करंट ईयर में पे करी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करिए, करंट ईयर में पे करिए। तो बेसिकली जो ये 2 लाख आपने करंट ईयर में पे करा है, ये आपको एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा 43B में। देखो ये रहा टेस्ट आइटम्स में से 2 लाख का जो है मुझे क्या मिल गया, जो मैंने इंटरेस्ट पे करा है 2 लाख का, वो जो है क्या मिल जाएगा, एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। द कंपनी रिसीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या रखा है, द कंपनी रिसीव्ड अ बिल ऑफ 2 लाख एज ऑन 31 मार्च 2025 फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ वेजिटेबल्स फॉर सप्लाई मेड इन मार्च 2025। द बिल वॉज omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द मार्च 2025। द बिल वॉज पेड इन अप्रैल 2025 एंड नेसेसरी एंट्री वॉज मेड इन बुक्स देन। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर अगर मार्च 2025 की परचेज है, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 की परचेज है, तो 24-25 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये जो 2 लाख का क्या करा है आपने, परचेज ऑमिट कर दिया था रिकॉर्ड करना, इसको अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, 2 लाख से मेरा जो है प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2 लाख से जो है मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अपन देखते हैं सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये मेरा जो प्रॉफिट था कितने का था, 152 लाख का था। इसके अंदर आप सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, इसके अंदर अगर आप सारे एडजस्टमेंट्स करोगे तो आपकी जो पीजीपी इनकम है, आपकी जो पीजीपी इनकम है वो कितनी निकल के आएगी, आपकी जो पीजीपी इनकम है वो निकल के आएगी 1,26,60,000 की। इसमें आपने क्या करा, इसमें जो है आपने आईएफओएस की इनकम ऐड करी, तो अब इसके लिए आपकी जो है नेट इनकम निकल के आ जाएगी कितनी, आफ्टर एटीएम का डिडक्शन आपकी नेट इनकम निकल के आ जाएगी 1,26,60,000। 1,26,60,000 की जो है आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। वेरी इजी डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बकवास क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। पढ़ते हैं पहले, देखो। मिस्टर गवास्कर सॉट वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, है ना, एंड रिसीव्ड अ कंपनसेशन ऑफ 40 लाख एज ऑन 28 फरवरी 2023। तो मैंने किसी कंपनी से क्या करा, मैंने गवर्नमेंट कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया, तो जो है कंपनसेशन मेरा 40 लाख का। ही इज प्लानिंग टू यूज द मनी एज अ कैपिटल फॉर अ बिजनेस डीलरशिप इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मैं चाहता हूँ कि भाई एक नया बिजनेस चालू करूँ। मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15 लाख विच वुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मैं जो है एक बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा, जो मेरा मैन्युफैक्चरर होगा वो मुझसे क्या मांग रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा है। मेरी वाइफ ग्रेजुएट है एंड हैज वर्कड एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी फॉर 15 ईयर्स। शी नाउ लुक्स फॉर अ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो मेरी वाइफ भी जो है क्या करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट को चेंज करना चाहती है। मेरी वाइफ ने बोला कि चलो ठीक है यार, मैं भी आपके साथ क्या करूंगी, बिजनेस करूंगी। अच्छा, मेरी वाइफ को जो है एनुअल सैलरी चाहिए कितने की, 5 लाख की। मिस्टर गवास्कर वुड लाइक टू ड्रॉ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 40,000। मिस्टर गवास्कर को भी जो है 40,000 का मंथली रेम्युनरेशन चाहिए, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन हिज कैपिटल इन द बिजनेस। मिस्टर गवास्कर इज अप्रोच यू फॉर अ टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। तो भाई मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं बिजनेस किस फॉर्म में करूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करूँ, पार्टनरशिप फॉर्म में करूँ, या फिर कंपनी बना के करूँ। डिस्कस द वेरियस इश्यूज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग योर एडवाइस। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स लायबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एडवाइस देनी है, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको क्या करना है, ज्ञान पेलना है। ज्ञान पेलने का मतलब क्या है कि भाई अभी तक आपने जो है मेरे साथ डीटी पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डीटी आपको खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल टैक्सेशन बाकी होगा आपका। तो आपने ऑलमोस्ट डीटी जो जो काम का था, टैक्स रेट्स थे, ठीक है ना, वो आपने सारी चीज़ें मेरे साथ पढ़ ली है। तो आपको जो ज्ञान पेलना है कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलता हूँ, तो उसके क्या क्या प्रोविजन है वो बताने आपको। अगर आप जो है फर्म खोलते हो तो उसके क्या क्या प्रोविजन है वो आपको बताने। ये सारे प्रोविजन जो है मैंने पढ़ रखे हैं, इसको जो है क्या करना है, आपको थ्योरी के फॉर्म में लिख के आना है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन काम का नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना। इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने बता रखा है कि भाई अगर आप जो है क्या करते हो, एक फर्म खोलते हो, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो तो उसके क्या क्या जो है आपको प्रोविजंस बताने पड़ेंगे। तो अगर आप एक फर्म खोलते हो तो फर्म के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, फर्म के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, इस तरह से जो है आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको, तो इसको पढ़ लेना। तो जो है पढ़ लेना, काम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आने वाला। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली प्रोविजन समझाने की भाई फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, और अगर कंपनी खोलते हो, एज अ कंपनी खोलते हो तो क्या प्रोविजंस आप पे एप्लीकेबल होंगे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या दे रखा है। मिस्टर हरीश, जिसकी एज है 66, रनिंग बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर, फर्निशेज द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर हर्ष ऑन सच इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्साइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसकी इनकम निकालनी है। अच्छा देखो, मैं 66 हूँ, मतलब क्या हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैं जो है क्या हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। अब देखो आगे क्या दे रखा है। नेट प्रॉफिट ऑफ इतना फ्रॉम द होलसेल बिजनेस ऑफ द टेक्सटाइल एंड फैब्रिक अराइव्ड एट आफ्टर द चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 3,65,500। ये ना मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 3,65,500 का, 3,65,500। आगे देखो क्या दे रखा है। इसके अंदर आपने जो है पर्सनल खर्चा चार्ज कर रखा है 12,750 का। अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, पर्सनल खर्चा अलाउ नहीं होता। पर्सनल खर्चा मैंने जो है क्या करा, ऐड कर दिया। अच्छा, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर शॉप फॉर 25,000 बट चार्ज इन शॉप एक्सपेंसेस। तो बेसिकली इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे आपको जो है क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपने पूरा का पूरा खर्चा क्लेम कर लिया, अलाउ नहीं करा जाएगा। देखो 25,000 क्या करा मैंने,
एड बैक कर दिया और 25,000 में मुझे जो है 10% डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया, तो मेरी पीजीपी इनकम निकल के आ गई 4,750 की। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है। He owns a house with 2 floors constructed with financial assistance of HDFC, out of which the ground floor is used by him for self-use and first floor was let out on a rent for 8500 per month from April 2024। मेरा घर है, घर में 2 फ्लोर है, एक फ्लोर पे मैं रहता हूँ और एक फ्लोर को मैंने जो है क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है। अच्छा, मेरा रेंट कितना आ रहा है 8500 इंटू 12 मंथ, देखो ये रहा 8500 इंटू 12 मंथ जो है मेरा रेंट आ रहा है, ये रहा 8500 इंटू 12 मंथ जो है मेरा क्या आ गया, रेंट आ गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे मुझे क्या रखा है कि भाई आपने म्यूनसिपल टैक्स पे करे हैं पूरे घर के आपने म्यूनसिपल टैक्स पे करें 2500 रुपए के, मतलब फर्स्ट फ्लोर का हो गया 1250, सेल्फ जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसका हो गया 1250, जो आपने खुद के लिए ऑक्यूपाई कर रखा है उसका भी कितना हो गया 1250। फिर आपने देखो क्या दे रखा है, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन वाज 52,000, तो 26,000 सेल्फ के लिए, मतलब एक फ्लोर का 26,000 हुआ, दूसरे फ्लोर का कितना हुआ 26,000 हुआ, एंड बोथ द फ्लोर्स आर आइडेंटिकल। अब देखो सबसे पहले अपन लेट आउट की बात करते हैं कि मेरा लेट आउट था, इसमें मेरा जो है रेंट निकल के आया 1,02,000 का टोटल, इसमें से जो मेरा म्यूनसिपल टैक्स था 1250 का मैंने लेस करा, एनएवी आ गई मेरी 1,00,750 की, इसमें से मैंने जो है क्या करा, आधा इंटरेस्ट लेस करा, और बेसिकली 30% जो है 30% ऑफ एनएवी का मुझे फ्लैट डिडक्शन मिलता है, तो मेरी जो है रेंटल, मेरा जो फ्लोर है जिसकी रेंटल इनकम कितनी होगी, मेरी नेट रेंटल इनकम हो गई 44,525 जो बेसिकली टैक्सेबल होगी। डन। अब बात करेंगे अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की आपको पता है कि भाई एनएवी कितनी होती है, नील होती है, तो मैंने क्या करा एनएवी कर दिया नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड की मैंने क्या करा एनएवी कर दिया नील, इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से मुझे जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख तक का मिलता है, यहाँ पर जो है 26,000 है, तो बेसिकली मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो कितनी होगी -26,000। इन दोनों को क्या करा मैंने नेट कर लिया, इन दोनों को जो है मैंने नेट कर लिया, तो कितना निकल के आ गया 18,525, कितना निकल के आ गया 18,525। अच्छा 18,525 मेरी हाउस होल्डिंग इनकम हो गई, पीजीपी की इनकम है 4 लाख समथिंग की, तो मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आई, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई 4,19,275। अब आगे देखो क्या दे रखा है, मैंने जो है क्या करा है, डिपॉजिट करा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ, वाइफ, सन एंड डॉटर, तो बेसिकली 80C में आपको जो है क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये हो गया सेल्फ वाइफ एंड सन एंड डॉटर, सेल्फ वाइफ सन एंड डॉटर, देखो ये रहा दिस एंड दिस। देन फिर आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे इधर रखा है कि भाई मैंने हाउसिंग लोन रीपे करा है 50,000 का, तो इसका भी जो है आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, इसका भी जो है आपको 80C के अंदर क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 80C के अंदर डिडक्शन 1,50,000 तक होता है, तो 80C का डिडक्शन हो गया आपका 1,04,000 का। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है इनने कि भाई मैंने जो है क्या करा है, मैंने जो है 55,000 का पेमेंट करा है बाय क्रेडिट कार्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो बेसिकली मैंने जो है 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है कितने का 55,000 का, क्योंकि मैं क्या हूँ सीनियर सिटीजन हूँ, तो बेसिकली मुझे अलाउ कितना हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा 50,000 का, तो वैसे अलाउ होता है आपका 25,000 का, लेकिन क्योंकि मैं क्या हूँ सीनियर सिटीजन हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 55,000 जो है बेसिकली 50,000 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, 50,000 का जो है मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, तो 80D के अंदर मुझे क्या मिल गया 50,000 का डिडक्शन मिल गया, तो बेसिकली चैप्टर 6A के डिडक्शन कितने हो गए 1,54,000 के, मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई 2,65,275, इसको मैंने नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करा, एंड क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, क्योंकि मैंने जो है 115 BSc से ऑप्ट आउट कर रखा है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मेरा बेसिक स्लैब होगा 3 लाख, तो मेरी जो है इनकम टैक्स होगा नील, मेरी जो इनकम है उस पर टैक्स कितना निकल के आ जाएगा नील, क्योंकि बेसिकली अप टू 3 लाख तक क्या होती है मेरी इनकम में जो टैक्स है वो होता है नील। डन। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो क्या दे रखा है, लंगड़ा लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, लंबड़ा लिमिटेड नॉट लंगड़ा लिमिटेड, लंगड़ा लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स सिंस 2012। अच्छा अपने को पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कितना बता रखा है 750 लाख का बता रखा है, तो ये हो गया मेरा 750 लाख का प्रॉफिट। कंप्यूट द टोटल इनकम बाय एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग द रेलेवेंट प्रोविजंस, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस, ठीक है, अपने को टोटल इनकम निकालनी है, अपने को मैट को इग्नोर करना है, 115BAA को क्या करना है, इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर कंपनी से 52 लाख है, एड बैक हो जाएगा, ये मैंने क्या करा 52 लाख ऐड कर दिया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी नहीं यूएस कंपनी 12 लाख, तो ये क्या होगा 12 लाख इधर से लेस हो जाएगा, आईएफआरएस में टैक्सेबल होगा, तो 12 लाख मैंने क्या करा लेस आइटम्स मैंने 12 लाख करा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है क्या होगा टैक्सेबल होगा, तेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 12 लाख क्या हो गया टैक्सेबल हो गया। आगे देखो क्या दे रखा है, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑफ 4.8 लाख रिसीव फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, और अपन ने क्या कर रखा है पीएनएम में क्रेडिट कर रखा है, पीएनएम में ही क्रेडिट होगा, ऑलरेडी क्रेडिटेड है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने 18 लाख का क्या कर रहा है, आपने 18 लाख का जो है बेसिकली प्रोविजन बनाया रखा है, अच्छा फेयर एस्टिमेट पे बनाया है, क्या करा है फेयर एस्टिमेट बनाया है, तो बेसिकली आपका डिसअलाउ नहीं होगा। लॉस ऑफ 17 लाख ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन वर्थ ₹24 लाख, तो लॉस ऑफ 70 लाख ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन वर्थ ₹24 लाख बाय फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, एंड 3 लाख रिसीव्ड एज स्क्रैप वैल्यू, तो ये जो आपको 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू मिली है डब्ल्यूडीबी में से लेस होगा। अच्छा ये 17 लाख का लॉस आपने क्या कर रखा है पीएनएल में बुक कर रखा है, इसको अपन क्या करेंगे एड बैक करेंगे, तो 17 लाख का लॉस क्या होगा एड बैक होगा, तो एड आइटम से मैंने क्या करा 17 लाख को ऐड कर दिया। अच्छा ये 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू मिली है, आपने क्या कर रखा होगा पीएनएल में इसको क्रेडिट कर दिया होगा, इसको मैं क्या करूंगा लेस करूंगा,
तो ये जो 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू मिली है मैं क्या करूंगा, पीएनएल में से लेस कर दूंगा। क्यों, और क्या होगा बेसिकली डब्ल्यूडीवी में से बेसिकली ये लेस होगा। तो पीएनएल में आपने क्रेडिट कर रखा होगा, इसको मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया, पीएनएल में से हटा दिया, और ये जो स्क्रैप वैल्यू मिली है क्या होगा, डब्ल्यूडीवी में से लेस होगा। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रखा है 320 लाख का। अच्छा, एक्चुअली पे कितनी करी है, 160 लाख है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 160 लाख डिफरेंस हो गया ना, 320 माइनस 160, तो 160 लाख क्या करूंगा मैं, एड बैक करूंगा, तो 160 लाख क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाता एक्सेप्ट ग्रेचुटी पेड, एक्सेप्ट ग्रेचुटी पेड। आपने जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा है 2.3 लाख पेड बाय द, तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ 2.3 लाख पेड बाय द चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 2,30,000 का खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन चैप्टर 6 में 80 जीजीबी का डिडक्शन दे दिया जाएगा। चैप्टर 6 में आपको जो है 80 जीजीबी का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए 3 लाख के ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 112 ए की बात कर रही है, सेक्शन 112 ए के आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए 3 लाख के, तो क्या होगा 3 लाख इधर से लेस कर दिया जाएगा। 3 लाख में क्या करूंगा, 3 लाख जो है मैं इधर से लेस कर दूंगा, 3 लाख मैंने क्या करा, लेस कर दिया, और बेसिकली कैपियंस की इनकम में टैक्सेबल होगा, तो ये मेरे कैपियंस में क्या आ गया, 3 लाख, 3 लाख जो है मेरा क्या आ गया, कैपियंस आ गया, 3 लाख जो है बेसिकली मेरा क्या आ गया, कैपियंस आ गया। राइट, इधर थोड़ी सी चीज़ें करेक्ट कर लेना, इधर क्या करना, थोड़ा सा क्या करना, इसको काट देना, इसको काट के क्या लिखोगे, इसको काट के जो है बेसिकली अमेंडेड प्रोविजन लिख देना, इसको काट के क्या करना, अमेंडेड प्रोविजन लिख देना। अमेंडेड प्रोविजन क्या कहता है, अमेंडेड प्रोविजन ये कहता है कि भाई इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 10% या फिर 12.5% पे टैक्सेबल होगा। 10% पे कब टैक्सेबल होगा, जब बेसिकली ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 के पहले, और 21 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, तो बेसिकली टैक्सेबल होगा 12.5% इस पे। ठीक है ना, तो इसमें टैक्स लायबिलिटी पूछना नहीं, इसलिए अपना आंसर चेंज नहीं होगा, इसमें टैक्स लायबिलिटी पूछना नहीं है, इसलिए मेरा जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरी जो इनकम है वो कितनी दिखाएगी, 3 लाख की इनकम दिखेगी अंडर 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 कैपिटल हेड। डन। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 71 लाख का। अच्छा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 70 लाख का, इस 71 लाख का इसमें आपने स्क्रैप वैल्यू का एडजस्टमेंट कर दिया है, तो 71 लाख जो है क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 71 लाख क्या करा मैंने, लेस कर दिया, देखो ये रहा, लेस आइटम्स में जो है 71 लाख लेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, अच्छा जीएसटी आपने 8 लाख करेक्ट करा था कस्टमर से, सरकार को पे कर दिया, सरकार ने आपको 3 लाख का रिफंड दिया, जिसमें से 2 लाख का रिफंड, 2 लाख का रिफंड आपने जो है कस्टमर को बांट दिया, 1 लाख का रिफंड आपका अभी भी पड़ा है, तो 1 लाख का रिफंड आपकी इनकम हो जाएगी, पीएनएल में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल में अपन क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे 1 लाख, तो आपका जो 1 लाख है पीएनएल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा 1 लाख मैंने क्या करा, पीएनएल में ऐड कर दिया। इस तरह के एडजस्टमेंट अपन बहुत बार कर चुके हैं। तो आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 750 लाख था, उसके अंदर मैंने सारे एडजस्टमेंट्स करे, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो पीजीपी इनकम है वो निकल के आएगा 8,93,30,000 का। में आपने क्या करा, कैबियंस की इनकम ऐड करी, आईएफओएस की इनकम ऐड करी, तो आपकी जीटीआई निकल के आ गई 9,08,30,000। 80 जीजीबी का डिडक्शन दिया तो आपकी टोटल इनकम आ गई 9,06 लाख। आपकी जो टोटल इनकम है वो निकल के आ गई 9,06 लाख की, वेरी इजी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 डन है, अपना क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ चेंजेस करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2023 की जगह 2024 कर देना, अगेन 23 की जगह 24 कर देना, इन प्रीवियस को जो है चेंज कर देना, और एक और चेंज है 1 अप्रैल 21 की जगह 1 अप्रैल 2022 कर देना। ठीक है ना, अब अपन जो है सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो कंपनीज है अपनी, अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड। ठीक है ना, अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड दो कंपनी है। अल्फा लिमिटेड कब रजिस्टर हुई थी, 2019 में रजिस्टर हुई थी। अच्छा, टर्नओवर मुझे बता रखा है कब का, 2022-23 का। ठीक है ना, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का। ठीक है ना, तीनों साल का मुझे टर्नओवर दे रखा है। करंट ईयर में मैंने क्या करा है, न्यू प्लांट मशीन जो है इंस्टॉल करी है 8 करोड़ की। कब करी है, फर्स्ट ऑफ नवंबर 2024 को करी है। मुझे जीटीआई बता रखा है कितने का, 5 करोड़ का। नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन द डेट ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी, मतलब 2019 में जब कंपनी रजिस्टर हुई होगी तो हमने क्या करा होगा, 50 एम्प्लॉइज को जो है हायर करा होगा। तो 80 JJA के अंदर बेसिकली आपको जो है 30% का डिडक्शन 3 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए मिलेगा। पहला साल कौन सा होगा, पहला साल होगा ईयर एंडिंग 20, फिर 21, फिर हो गया 22। तो बेसिकली 3 साल तो खत्म हो चुके हैं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इरेलेवेंट है। फिर मुझे बता रखा है कि भाई 1 अप्रैल 2022 को हमने जो है 759 एम्प्लॉइज को हायर करा होगा। अगेन जो इनकी सैलरी है, उसका डिडक्शन मिलेगा आपको, उसका जो है बेसिकली आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 3 साल के लिए। राइट, तो पहला साल क्या होगा, ईयर एंडिंग 23, फिर होगा 24, फिर होगा 25। 30% आपको जो है 80 JJA के अंदर क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इन 750 एम्प्लॉइज की डिटेल्स मुझे बता रखी है। अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज अज्यूमिंग दैट अल्फा लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर एनी कंसेशनल रेट्स अर्लियर, मतलब पहले उसने कोई कंसेशनल रेट्स ऑप्ट नहीं कर रखी थी। एंड दे बोथ अवेल द बेनिफिशियल टैक्स रेट्स अंडर द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन द प्रीवियस ईयर 24-25। Assume that GTI reflects the computation under the special provisions. GTI income reflects the computation under the special provisions. तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो GTI है
ये जो हमने जीटीआई निकाल रखी है, ये जो हमने जीटीआई निकाल रखी है स्पेशल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकाल रखी है। स्पेशल प्रोविजंस बोले तो 115 बी डबल एंड 115 बी ए बी, 115 बी डबल एंड 115 बी ए बी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखी है, जीटीआई निकाल रखी है। अब मुझे ये बोला है कि भाई टैक्स लायबिलिटी निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, ठीक है ना। टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं अपन, स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं, राइट। तो क्या दे रखा है, assuming that Alpha Limited has not opted for any concession rate earlier and they both avail the beneficial tax rate, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है बेसिकली कंसेशन रेट्स ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब 115 BAA एंड BAB ऑप्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले अपन अल्फा लिमिटेड की बात करते हैं, ठीक है। देखो ये अल्फा लिमिटेड की जीटीआई, अल्फा लिमिटेड की जीटीआई कितनी है, अल्फा लिमिटेड की जीटीआई आपको दे रखी है 5 करोड़ की। अच्छा, अल्फा लिमिटेड की जीटीआई की दे रखी है 5 करोड़ की है। रजिस्टर कब हुए थे हम, 2019 में रजिस्टर हुए थे। तो अल्फा लिमिटेड मुझे बताओ कि भाई BAA ले पाएगी या BAB ले पाएगी। तो सीधी सी बात है, BAA लेगी, BAB ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको जो है 115 BAB लेना होता है तो कब ले सकते हो, जिस दिन क्या हुआ हो, जिस ईयर में बेसिकली आप रजिस्टर हुए हो। तो जब आप क्या कर रहे हो, पहली रिटर्न ऑफ इनकम भरे हो, तभी आप जो है 115 BAB ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम में BAB नहीं लिया तो बाद में जो है BAB नहीं ले सकते। क्वेश्चन में मुझे साफ साफ बता रखा है कि भाई अल्फा लिमिटेड ने पहले कभी जो है कोई कंसेशन रेट ऑफ नहीं कर रखी थी। मतलब 2019 में जब बेसिकली इसने फर्स्ट आरओई भरी होगी 2019 की, या 2019 बोले तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 की जब इसने आरओई भरी होगी थी, तो इसने कोई स्पेशल रेट ऑफ नहीं करी थी। तो बेसिकली बाद में जाके ये क्या ऑप्ट कर सकती है, BAA ऑप्ट कर सकती है, BAB ऑप्ट नहीं कर सकती, राइट। अच्छा, 5 करोड़ मुझे जीटीआई दे रखी है, 80 JJA का डिडक्शन जो है आपको मिल जाता है 115 BAA में। तो देखो कितना मिलेगा आपको, 750 इंप्लॉइज की मुझे क्या डिटेल्स दे रखी है कि भाई 250 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 28,000 पर इंप्लॉई है। तो ये तो आपके जो है काम का नहीं है, राइट। बचे कौन से, ये दोनों इंप्लॉइज बचे, इन दोनों की सैलरी अप टू 25,000 तक है, तो बिल्कुल 80 JJA के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो देखो ये रहा 20,000 इंटू 250 इंटू 12, देखो ये रहा 20,000 इंटू 250 इंटू 12, प्लस करेंगे अपन, क्या प्लस करोगे आप 25,000 इंटू 25,000 इंटू 250, 25,000 इंटू 250 इंटू 12, देखो ये रहा 25,000 इंटू 250 इंटू 12, इनका मैंने क्या करा 30% करा, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया, 4 करोड़ 5 लाख निकल के आ गया। तो मेरी टोटल इनकम हुई 95 लाख की। 115 BAA में टैक्स रेट क्या होती है, 22% होती है। तो 95 लाख का 22%, 95 लाख का 22% इज 20,90,000 प्लस 10% सरचार्ज कंपलसरी, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 23,90,960, 23,90,960 की जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई अंडर 115 BAA, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है भाई, वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर अल्फा लिमिटेड टू ऑप्ट फॉर बेनिफिशियल टैक्स रेट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर प्रोविजंस। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि भाई अगर अपन 115 BAA नहीं लेते हैं, 115 BAA नहीं लेते हैं, तो अल्फा लिमिटेड की जो है टैक्स लायबिलिटी किस में कम होगी। तो मैंने 115 BAA, अगर मैंने 115 BAA ऑप्ट कर रखा है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी 23,90,960 की। अगर मैं रेगुलर प्रोविजंस में टैक्स पे करना चाहूँ, अगर अल्फा लिमिटेड जो है रेगुलर प्रोविजंस में टैक्स पे करना चाहे, तो जीटीआई कितनी है, 5 करोड़ है। मुझे कह रखा है कि जो जीटीआई है ये जो जीटीआई है हमने स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाली, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने नहीं लिया होगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप क्या करते हो 115 BAA या BAB लेते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। 8 करोड़ की मैंने नई प्लांट मशीन है, करंट में मैंने खरीदी थी, 180 डेज से कम यूज़ करी थी, राइट। तो 8 करोड़ का मुझे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने करंट में 180 डेज से कम यूज़ करी तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 करोड़ का 10% मिलेगा, विच इज़ 80 लैक्स। तो देखो ये रहा 80 लैक्स का मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला, मेरी जीटीआई आ गई रेगुलर प्रोविजंस में। अगेन 80 JJA का डिडक्शन तो सेम ही रहेगा, कितना है 4 करोड़ 5 लाख। देखो मैंने 4 करोड़ 5 लाख लेस करा, 4 करोड़ 5 लाख मैंने लेस करा, तो मेरी जो है टोटल इनकम निकल के आई 15 लाख। 15 लाख का मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई मेरी टैक्स रेट कितनी है। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में मेरा टर्नओवर था 251 करोड़, अप टू 400 करोड़ है, देयरफॉर टैक्स रेट होगी 25%। तो मेरी 15 लाख का 25% करा मैंने, 15 लाख का 25% करा, तो मेरा जो है टैक्स लायबिलिटी कितना निकल गया है 3,75,000। क्या मेरा कोई सरचार्ज लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी इनकम अप टू 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो 3,75,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है 3,90,000 की। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई आपकी जो रेगुलर प्रोविजंस है वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 3,90,000 की, और अगर आप 115 BAA 115 BAA ऑप्ट कर लेते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 23 लाख समथिंग की। तो क्या बेनिफिशियल है आपके लिए, बेनिफिशियल ये है कि भाई आप जो है 115 BAA ऑप्ट मत करो। हेंस अल्फा लिमिटेड शुड नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस। तो बेसिकली अल्फा लिमिटेड जो है 115 BAA ऑप्ट नहीं करेगी, तो ही उसको क्या होगा, फायदा होगा। ये तो अपनी बात हो गई किसकी, अल्फा लिमिटेड की। अब अपन बात करेंगे बीटा लिमिटेड की। अब अपन बात करेंगे किसकी, बीटा लिमिटेड की। अच्छा, बीटा लिमिटेड करंट ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है, फर्स्ट ऑफ नवंबर 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर है, राइट। मतलब ये क्या कर सकती है, 115 BAA 115 BAB ऑप्ट कर सकती है। आ जाओ मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये बता रखा है कि भाई आपका जीटीआई कितना है, आपका जीटीआई है 3 करोड़। तो देखो ये रहा मेरा जीटीआई हो गया कितने का, 3 करोड़ का। अब मैं 80 JJA का डिडक्शन लूंगा, 80 JJA का आपने को क्या करना है, डिडक्शन लेना है। तो देखो ये दे रखा है भाई मैंने 750 इंप्लॉइज, ये जो 750 इंप्लॉइज थे ये तो इधर की बात हो गई। अब देखो आगे क्या बोल रखा है कि भाई जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था
जब मैंने क्या करा था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो कंपनी ने 750 एम्प्लॉइज को जो है नया हायर करा था। उनकी डिटेल्स मुझे ये दे रखी है, आ जाओ। उनकी डिटेल्स मुझे जो है बता रखी है दिस 25,000 से ज़्यादा जो है, 25,000 से ज़्यादा है, उसके लिए तो मुझे क्या मिलेगा, उसके लिए तो जो है मुझे क्या नहीं मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। बचा कितना, 21,000 और 25,000, 21,000 एंड 25,000। तो देखो ये रहा डिडक्शन कितना मिलेगा, 21,000 इंटू 250। मैं रजिस्टर कब हुआ था, अगर आप देखोगे तो आप रजिस्टर हुए थे 1 नवंबर 2024 को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया, 5 मंथ्स। तो 21,000 इंटू 250 इंटू 5, 21,000 इंटू 250 इंटू 5 आ गया। प्लस करूंगा मैं, क्या प्लस करोगे आप, 25,000 इंटू 250 इंटू 5, 25,000 इंटू 250 इंटू 5 करा, इसका 30% करा, तो मेरा जो है 80 JJAA के अंदर कितना डिडक्शन आया, 1,72,50,000 का। आपकी टोटल इनकम होगी 1,27,50,000 की। अच्छा, मेरी टैक्स रेट क्या होती है 115 BAA में, BAA नहीं BAB में, BAA तो अल्फा ने लिया था, BAB में जो है आपकी टैक्स एबिलिटी होती है 15%। मैंने क्या करा, 15% टैक्स निकाला, 10% सरचार्ज लगाया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो जो है आपकी टोटल टैक्स एबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 21,87,900 की। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने कर दी कि भाई अगर अल्फा और बीटा ने क्या कर रखा है, स्पेशल प्रोविजंस ले रखे हैं, तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। और फिर मैंने सेकंड पॉइंट भी बता दिया कि भाई अल्फा लिमिटेड के लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, वो भी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ईजी है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वो अपन ने खत्म कर लिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि भाई एक कंपनी थी जो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। एक कंपनी थी ए प्राइवेट लिमिटेड जो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। कब कन्वर्ट हुई, 1 अप्रैल 2023 में कन्वर्ट हुई। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमने, कंपनी की हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कन्वर्जन से एक दिन पहले की, मतलब 31 मार्च 2023 की। अभी बोला है कि भाई टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। अच्छा, कंपनी का जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है और बिजनेस लॉस है, वो तो क्या हो जाएगा, एलएलपी को मिल जाएगा। और एलएलपी क्या कर सकती है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है 8 साल के लिए। तो देखो ये रहा, एलएलपी वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस। अच्छा, कंपनी का जो है अनएडजस्टेड नेट क्रेडिट है, क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, बेसिकली लैप्स हो जाएगा, ये जो है लैप्स हो जाएगा। क्या दे रखा है, देखो ये रहा, इट कैन नॉट बी अवेल्ड बाय द एलएलपी, बोले तो लैप्स हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लैंड है 50 लाख का, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लैंड है 50 लाख का, तो एलएलपी के हाथ में भी जो है 50 लाख का क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द हेल्थ ऑफ एलएलपी भी क्या रहेगा, 50 लाख ही रहेगा। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, DRS एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 50 लाख है। 5 साल के लिए आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, मतलब हर साल आप क्या कर सकते हो, 10-10 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। कंपनी ने 21-22 एंड 22-23 में 10-10 लाख का डिडक्शन ले लिया, मतलब 2 साल ले लिए, तो बचे 3 साल। 3 साल का डिडक्शन कौन लेगा, एलएलपी लेगी। तो एलएलपी वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 10 लाख ईच फॉर द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट 3 सालों के लिए। नेक्स्ट 3 सालों के लिए डिडक्शन कौन लेगा, नेक्स्ट 3 सालों के लिए जो है बेसिकली डिडक्शन लेगी एलएलपी, सिंपल। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कौन डिडक्शन लेगी, एलएलपी डिडक्शन लेगी। आगे बढ़ो। कंपनी के हाथ में डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट्स दे रखी है 60 लाख, 90 लाख एंड 10 लाख। तो बेसिकली जो एलएलपी है, एलएलपी के हाथ में जो है एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, एक्चुअल कॉस्ट रहेगी डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, 60, 90 और 10। 60, 90 और 10 क्या है, 60, 90 और 10 जो है डब्ल्यूडीवी है इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। तो एलएलपी के हाथ में भी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब एलएलपी क्या करेगी, इस पर डेप्रिसिएशन लेगी। तो 60 लाख का 15%, 90 लाख का 10% एंड 10 लाख का 10%। तो देखो ये रहा, 60 लाख का 15%, 90 लाख का 10% एंड 10 लाख का 10%। तो बेसिकली एग्रीगेट डेप्रिसिएशन जो है 9 लाख, 9 लाख एंड 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख एंड 1 लाख कितना हो गया, बेसिकली 19 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो एलएलपी ले लेगी। बस खत्म बात, खत्म कहानी, इजी था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी अपने कैप गेन से भी देखा था। फिर अपने ये जो टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं, ये जो टैक्स ट्रीटमेंट अपने वेरियस चैप्टर में समझ रखे हैं, पीजीपी हो गया, कैप गेन्स हो गया, और सेटअप वाले चैप्टर में अपन ने जो है ये सारे के सारे टैक्स ट्रीटमेंट समझ रखे थे। डन है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अगेन बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब बेसिकली आपने जो है कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है अनलेस कि आपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ रखे हैं। तो क्वेश्चंस क्या होता है, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि भाई क्वेश्चंस का मतलब होता है कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि भाई हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट्स अपन ने जो है अपने नोट्स में कवर कर रखे हैं, लेक्चर्स में मैंने आपको समझाए भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ। एक कंपनी है जो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई थी। अच्छा, 1 अप्रैल 2024 को वीनू लिमिटेड ऑफ दिल्ली, अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो रेल सीट्स, कन्वर्ट हो गई एलएलपी में, फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47। सम ऑफ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब देखो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को जो है 1 अप्रैल 2024 को जो है कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। अब देखो क्या दे रखा है, कन्वर्जन के एक दिन पहले की कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई कंपनी ने जो है वीआरएस का खर्चा करा था, कितने का, कंपनी ने जो है वीआरएस का खर्चा करा था 20 लाख का। कंपनी ने जो है बेसिकली 2 साल का डिडक्शन ले लिया है, कंपनी ने जो है 2 साल का डिडक्शन ले लिया, तो बैलेंस बचे 3 ईयर्स। भाई वीआरएस के खर्चे का डिडक्शन आपको 5 साल के लिए मिलता है ना,
2 साल कंपनी ने ले लिया, तो बाकी 3 ईयर्स का किसको मिलेगा? एलएलपी को मिलेगा। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, 150 equity shares in Toyo Limited, an Indian company listed in BSE, was acquired for 1900 per share as on 31st of July 2017। तो बेसिकली जो कंपनी है ना, बीनो लिमिटेड ने जो है क्या कर रखा था, टोयो लिमिटेड की कंपनी में जो है 150 शेयर्स खरीदे थे। अच्छा, कन्वर्जन के बाद क्या हुआ? कन्वर्जन के बाद ये शेयर्स एलएलपी को मिल गए। आगे देखो क्या दे रखा है, बिसाइड्स अदर एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू एलएलपी। अच्छा, कंपनी ने एलएलपी को चाहे क्या करा है, सारे एसेट ट्रांसफर करे, उसके साथ साथ कंपनी ने एलएलपी को क्या ट्रांसफर करा है, इट ऑल्सो ट्रांसफर्ड 2 फैक्ट्री बिल्डिंग्स। तो बेसिकली 2 फैक्ट्री बिल्डिंग कंपनी ने जो है किसको, एलएलपी को ट्रांसफर कर दी। अच्छा, 1 अप्रैल 2024 पे मतलब एलएलपी ने क्या करना चालू कर दिया, एलएलपी ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग को जो है क्या करा, रेंट पे दे दिया। तो एलएलपी ने क्या करा, एक फैक्ट्री बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर जो है रेंट पे दे दिया। कितना का रेंट है? 50,000 पर मंथ का रेंट है। तो एलएलपी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होगी, क्योंकि एलएलपी का बिजनेस है। एलएलपी का बिजनेस क्या है? एलएलपी का जो है मेन बिजनेस किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का है। तो ये जो रेंटल इनकम है, कहाँ पर टैक्सेबल होगी? ये जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा? 50,000 इंटू 12 करोगे तो बेसिकली आपको जो है रेंटल इनकम मिलेगी। तो 50,000 इंटू मैंने 12 करा, तो बेसिकली मुझे रेंटल इनकम मिलेगी किसकी? एलएलपी की। देखो ये रहा 50,000 इंटू 12 जो है मुझे रेंटल इनकम मिल गई किसकी? एलएलपी की। डन, आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाओ। अब मुझे ये बता रखा है कि भाई कन्वर्जन तो हो गया, कन्वर्जन हो गया 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, कंपनी कन्वर्ट हो गई एलएलपी में। एलएलपी की मुझे जो है पूरे साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई एलएलपी का प्रॉफिट कितना है। एलएलपी का प्रॉफिट मुझे बता रखा है 25,40,000 का, 25,40,000 का। तो देखो ये रहा 25,40,000 का मैंने प्रॉफिट उठा लिया। अब देखो पूछ क्या रहा है, उससे ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या करो, टोटल इनकम निकालो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन एंड टोटल इनकम ऑफ एलएलपी। आ जाओ एक एक करके अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, एलपी में जो है एक पार्टनर है मिस्टर बीनू, वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिली है 55,000 पर मंथ की। क्या करूंगा मैं, इसको एड बैक कर दूंगा। बुक प्रॉफिट निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे भी कितना अलाउ होना चाहिए। तो 50,000 इंटू 55,000 इंटू 12 मैंने क्या करा, एड बैक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला पॉइंट हो गया। अमाउंट ऑफ 25,000 वॉज पेड टुवर्ड्स पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है। तो ये जो आपने 25,000 की पेनल्टी पे करी है, ये अलाउ कर दी जाएगी। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, आपने जो है क्या करा है, 18 लाख का प्रोविजन बनाया है। आपने जो है 18 लाख का प्रोविजन बनाया है, फेयर एस्टीमेट पे बनाया है, तो बेसिकली डिसलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रोविजन जो बनाया है वो फेयर एस्टीमेट पे बनाया है तो डिसलाउ नहीं करा जाता। डेप्रीसिएशन आपने पीएल में डेबिट कर रखा है, 5,40,000 का ऐड कर देंगे अपन। देखो ये रहा, मैंने डेप्रीसिएशन क्या करा, 5,40,000 का ऐड कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, आपने जो है प्रोविजन बना रखा था ग्रेचुटी का 6.5 लाख का, लेकिन एक्चुअल में पे कितनी करी ग्रेचुटी 4 लाख की। तो जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस है वो डिसलाउ कर दिया जाएगा। तो 6.5 लाख में क्या करूंगा, 6.5 लाख ऐड करूंगा और 4 लाख लेस करूंगा। तो बेसिकली नेट कितना ऐड करना है मुझे, 6.5 माइनस 4 कितना होता है, 6.5 माइनस 4 कर लो, 6.5 माइनस 4 करा तो 2.5, 2.5 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा 2.5 लाख जो है मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। 2,50,000 जो है मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट मुझे बता रखा है कि भाई जिस प्लांटर मशीनरी को आपने लीज पे दे रखा था उस पर जो है आपने 59,000 का रिपेयर्स का खर्चा कर रखा है। तो बेसिकली ये जो प्लांटर मशीनरी जो मैंने लीज पे दे रखी थी उसकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो रही है, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है। तो जो खर्चे हैं वो उधर से लेस होंगे। तो देखो ये रहा रिपेयर्स मैंने क्या करा, लेस करा 59,000 का, 59,000 का रिपेयर्स का खर्चा मैंने क्या करा, लेस करा। फिर देखो क्या दे रखा है, भाई आयुष्मान आपका एक एम्प्लॉय था, ठीक है ना, वॉज डेप्यूटेड टू वर्क इन द क्लाइंट प्लेस इन मुंबई। हमने जो है उसको 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए, हमने जो है उसको 3 महीने के लिए क्या करा, मुंबई भेजा। एलएलपी ने क्या करा, उसकी सैलरी जो है कैश में पे कर दी फॉर द 3 मंथ्स व्हेन ही वाज इन मुंबई, अमाउंटिंग टू 3,45,000 नेट ऑफ टीडीएस। तो बेसिकली वो मुंबई में था, हमने उसको जो है क्या करा, 3 महीने मुंबई भेजा। मुंबई में उसका कोई बैंक अकाउंट था नहीं, तो हमने क्या करा, उसकी सैलरी जो है टीडीएस काटने के बाद क्या करी, कैश में पे कर दी, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था मुंबई में। अच्छा, पेमेंट वॉज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ सैलरी डेबिटेड टू द पिन अकाउंट। तो आपने पढ़ रखा है रूल 60D कि भाई अगर आप कोई एम्प्लॉय को किसी दूसरी जगह पोस्टिंग पे भेजते हो, 15 दिन से ज़्यादा के लिए भेजते हो, एंड अगर उसका उधर बैंक अकाउंट नहीं है और आपने टीडीएस काट लिया, तो भले ही आपने कैश में पेमेंट कराए, खर्चा डिसलाउ नहीं होगा। तो जो 3,45,000 आपने कैश में पेमेंट कराए, 40A3 में डिसलाउ नहीं होगा। डन। अच्छा, आयुष्मान की जनरली वर्किंग कहाँ करता है, आयुष्मान जनरली जो है पोस्टेड है दिल्ली में, लेकिन हमने उसको भेजा है मुंबई में। डन। फिर देखो क्या दे रखा है, फैक्ट्री लाइसेंस फी पेड फॉर ईच फैक्ट्री बिल्डिंग। तो 2 फैक्ट्री बिल्डिंग थी भाई, एक फैक्ट्री बिल्डिंग तो बिजनेस के काम आ रही है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग जो है आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है। मैंने क्या कर रखा है, 15,000 प्लस 15,000 दोनों जो 30,000 है उसको पीएनए में डेबिट कर रखा है, ठीक है ना। तो पीजीपी एडमिन से मैंने क्या कर रखा है, पीजीपी एडमिन मैंने 15,000 रुपीज जो है डेबिट कर रखे हैं, इसको क्या करूंगा, एड बैक करूंगा। तो 15,000 को क्या करोगे, एड बैक करोगे। देखो ये रहा 15,000 को मैंने क्या करा, एड बैक करा। 15,000 को मैंने एड बैक क्यों करा, 15,000 को मैंने एड बैक इसलिए करा क्योंकि ये जो है कहाँ से लेस होगा, ये आप एक्सपेंस क्लेम करोगे किधर से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इसी तरह से जो रिपेयर्स था 59,000 का,
इसी तरह से जो रिपेयर्स था 59,000 का वो भी आपने पीएल में क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा। इसको भी जो मैंने क्या करा, एड बैक कर दिया, तो पीएल में से कम नहीं करेंगे इसको, पीएल को जो है मैंने वापस बढ़ा दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से जो है इसको लेस करूंगा। आगे देखो क्या दे रखा है, लीगल फीस इंक्लूड 26,000 पे टू एन एडवोकेट फॉर ड्राफ्टिंग द लीज अग्रीमेंट, तो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक्सपेंस है, तो पीएनएल में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। देखो ये रहा, मैंने पीएनएल में जो है ऐड कर दिया 26,000, पीएनएल में मैंने 26,000 क्या करा, ऐड कर दिया, और क्या करूंगा मैं, 26,000 बेसिकली मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से जो है लेस कर दूंगा। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे क्या बता रखा है कि भाई ये जो टोयो लिमिटेड के शेयर्स थे, ये जो टोयो लिमिटेड के शेयर्स थे, कि आपने खरीदे कब थे, देखो आपने खरीदे थे 31 जुलाई 2017 को खरीदे थे, फिर कन्वर्जन पे आपने एलएलपी को दे दिए, एलएलपी ने क्या करा, इसको बेचा, तो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स इज 1,27,500, पीएल में से तो क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, क्योंकि कैप गेन्स की इनकम है, तो लेस आइटम्स में मैं क्या करूंगा, लेस आइटम्स में मैंने जो है 127,500 को तो क्या करा, लेस कर दिया। अभी टैक्सेबल कहाँ करूंगा, ये जो है बेसिकली आप टैक्सेबल कहाँ पे करोगे, ये जो है टैक्सेबल करोगे कैप गेन्स साइड में। अच्छा देखो क्या दे रखा है, मैंने बेचा था इनको 31 मई 2024 को, कितने पे बेचा था, 2750 पे बेचा था, 2750 पे बेचा था, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। अच्छा मेरी कॉस्ट क्या थी, आपकी कॉस्ट थी 1900, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है, तो आप कॉस्ट क्या लेना चाहोगे, फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट लेना चाहोगे, तो 2750 माइनस 2500 इंटू 2750 माइनस 2500 इंटू कितने शेयर्स हैं, आपके 150 शेयर्स हैं, तो देखो ये रहा, आपकी कैप गेन्स की इनकम निकल के आई, आपकी जो है कैप गेन्स की इनकम निकल के आई 2750 इंटू 150 माइनस 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 कितना हो गया, 2500 इंटू 150 कितना हो गया, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 37,500 का जो है बेसिकली क्या निकल के आया, आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया, 37,500 का जो है बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया, क्योंकि आपने परचेस कब करा था, आपने परचेस करा था इसको 2017 में, और बेचा कब है, 2025 में बेचा है, डन, 2025 प्रीवियस ईयर एंडिंग 2025 में बेचा है अपन ने इसको, डन। आगे देखो क्या दे रखा है, दो एडजस्टमेंट्स अपन ने, अच्छा ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने छोड़ा था कि भाई जो वीआरएस का खर्चा है, मैंने आपको बताया था कि भाई एलपी क्या कर सकती है, अगले 3 साल के लिए डिडक्शन ले सकती है, तो 4 लाख का जो है डिडक्शन एलपी आप ले लेगी 24-25 में, तो देखो ये रहा 4 लाख का डिडक्शन जो है एलपी ने क्या करा, 4 लाख का डिडक्शन ले लिया, लेस आइटम्स में जो है वीआरएस का खर्चा ले लिया 4 लाख का, वीआरएस का हमने क्या करा, खर्चा ले लिया 4 लाख का। आगे बढ़ते हैं अपन, ऊपर के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, देखो क्या दे रखा है, अंडर एन अग्रीमेंट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अंडर एन अग्रीमेंट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक ने जो आपका अनपेड इंटरेस्ट था 9 लाख का, उसको जो है क्या करा, लोन अग्रीमेंट न्यू लोन अकाउंट में कन्वर्ट करा, रिपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, पहली इंस्टॉलमेंट आपने करंट में पे करी है, तो बेसिकली 3 लाख का आपको जो है डिडक्शन 43 बी में करंट में अलाउ करा जाएगा, 3 लाख का डिडक्शन आपको देखो 43 बी में करंट में अलाउ कर दिया गया। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है, 8,10,000 है, इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स गिवन ऑन लीज 90,000 है, तो जो 90,000 का डेप्रिसिएशन है जो बेसिकली आपने लीज पे दे रखा है, इसको मैं पीजीबी से लेस करूंगा, क्योंकि ये कहाँ से अपन लेस करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेस करेंगे, तो 8,10,000 माइनस 90,000, देखो ये रहा, पीजीबी में से लेस कितना होगा, पीजीबी में से लेस होगा 8,10,000 माइनस 90,000, क्योंकि ये जो 90,000, क्योंकि ये जो 90,000 का क्या है, ये जो 90,000 का डेप्रिसिएशन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से क्या होगा, लेस होगा, तो लॉजिकली बात समझ पा रहे हो ना, जो इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है उसके रिलेटेड खर्चे भी हमने जो है आईएफओएस में से क्या करें, लेस करें हैं। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, इस डेप्रिसिएशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन कार, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार की इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, देखो ये रही ऊपर, मिस्टर बीनू बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, उसने एक कार खरीदी जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन यूज कौन कर रहा है, एलपी यूज कर रही है, यूज कौन कर रहा है, एलपी यूज कर रही है, डेप्रिसिएशन ऑन द कार अमाउंट टू 15,000 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन अमाउंट डेबिटेड टू द पिनल अकाउंट, 15,000 का जो है क्या मिल जाएगा, 15,000 का आपको जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, देखो ये रहा 15,000 का हमने आपको जो है डेप्रिसिएशन मिल गया, आप इसको क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, एलएलपी सोल्ड इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स फॉर 1,50,000, एलएलपी सोल्ड इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स कितने के, 1,50,000 के, इसकी डेट चेंज कर लेना, ये होगा फर्स्ट ऑफ मई 2024, तो हमने क्या करा है, करंट ईयर में जो है करंट ईयर में 1,50,000 के क्या करें, इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स बेचे हैं, करंट ईयर में हमने क्या करा, इसको जो है पीएल में इंक्लूड नहीं कर रखा, तो क्या करूंगा, पीएल में जो है ऐड कर दोगे, तो 1,50,000 जो है आपका पीएल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं अपने, तो मैंने क्या करा, ये मेरा प्रॉफिट था 25,40,000 का, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप सारे एडजस्टमेंट्स करोगे तो आपका बुक प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 26,77,500, प्लस से माइनस जो भी आपके एडजस्टमेंट करने थे, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ गया 26,77,500 का। अच्छा फर्स्ट 6 लाख का 90%, बाकी बैलेंस का 60%, तो बेसिकली आपकी जो अलाउेबल रेमुनेशन है वो कितनी है, 17,86,500, आपने एक्चुअल में पे कितनी करी है, आपने एक्चुअल में पे करी है कितने की, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की, तो ये 6 लाख नहीं होगा, आई थिंक ये 6,60,000 होगा,
55,000 इंटू 12 कर लो, 55,000 इंटू 12 करोगे तो 6,60,000 आएगा। तो छोटा सा एरर है, इसको क्या करना, 6,60,000 कर देना। तो देखो क्या होगा, 6,60,000 मुझे अलाउ कर दिया जाएगा, 6,60,000 मुझे क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। तो 26,77,500 माइनस 6,60,000 कितना हो जाएगा, ये आपकी पीजीपी की इनकम निकल के आ जाएगी 20,17,500। कितना निकल के आएगा, 20,17,500। तो इसको जाए 6,60,000 कर देना। बाकी टेंशन मत करना, आगे की जो कैलकुलेशन हो रखी है, ये जो अपने बुक प्रॉफिट निकाला है ना, ये जो बुक प्रॉफिट आपने निकाला है, ये 6,60,000 के बेसिस पे ही निकला है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको जो है 6,60,000 कर देना। ये छोटा सा एरर है। तो अपना कितना निकल के आया था, अपनी पीजीपी इनकम निकल के आई थी कितने की, आपकी जो पीजीपी इनकम है वो निकल के आई थी 20,17,500 की। आपकी कैपियंस की इनकम निकल के आई थी 37,500 की, और आपकी आईएफएस की इनकम निकल के आई थी 4,10,000 की। तो आपकी जीटीआई, आपकी जो है जीटीआई कितनी हो गई, आपकी जो जीटीआई है वो हो गई 24,65,000। 24,65,000 की जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ गई। तो फाइनली जो है अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फाइनली जो है अपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, आसान क्वेश्चन था, राइट। छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स दे रखे थे, छोटे छोटे एडजस्टमेंट दे रखे थे, उसको करने के बाद आपका जो है जीटीआई निकल के आ गया। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो अपने जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, अपने सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं यहाँ पर।